English. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। बहुत लंबे टाइम के बाद आज हम लोग फिर से गर्मी छुट्टी के बाद मिलने जा रहे हैं। वैसे गर्मी छुट्टी में भी हम क्लासेस लेते रहे हैं। पार्ट थर्ड का क्लास भी मैंने लिया और सारे बैचेस का क्लास मैंने गर्मी छुट्टी में भी लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इसको आगे बढ़ा। खैर बहरहाल आज हम लोग हल को फिर आगे बढ़ाएंगे। मैंने प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की थी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट पर बात शुरू की थी, जहाँ पे मैंने अपने उस पिछले वीडियो को ख़त्म किया। तो अभी स्टूडेंट्स आज हम लोग सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, जिसकी बात हल ने अपने विचारों में कहा। हल न्यूरो बिहेवियरिस्ट थे और बहुत खुले मन से उन्होंने साइकोलॉजी की जितनी भी चीज़ें थी, जिस पे बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ उनको लगी, जो मैटर उनको लगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी के ग्रोथ के लिए एंड फॉर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, उसको बहुत ही खुले मन से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उसको प्रमोट भी किया। तो यहाँ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। कोई भी उद्दीपन पहले से तटस्थ उद्दीपन हो, पहले से ही न्यूट्रल उद्दीपन हो, परंतु बाद में परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाए कि उस तटस्थ उद्दीपन से कोई प्रणोदन उद्दीपन, कोई रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस, जिसको रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस घटने लगे, तो वही तटस्थ उद्दीपन यानी द्वितीयक प्रबलन, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ये तो आपका परिभाषा हुई सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की कि क्या चीज़ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है। यदि किसी तटस्थ उद्दीपन, यदि कोई तटस्थ उद्दीपन पहले से हो, परंतु बाद में परिस्थिति कुछ ऐसी बदल जाए कि तटस्थ उद्दीपन से कोई प्रणोदन उद्दीपन घटने लगे, कोई रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस का प्रभाव यदि घटने लगे, तो वही सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। हल का विश्वास है कि जब किसी उद्दीपन के शीघ्र बाद कोई अनुक्रिया, जैसे ही कोई स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ और उसके बाद फौरन कोई अनुक्रिया हो और कोई प्रणोदन यानी रीइंफोर्समेंट घटने लगे, तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध बन जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध बन जाता है। जब उद्दीपन अनुक्रिया प्रबलन क्रिया बार बार दोहराई जाती है। उद्दीपन क्या चीज, पहले स्टिमुलस, आपको हिंदी देखना पड़ता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट बनने लगती है और जिससे शक्ति प्रबलन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होती है। उनका अधिगम सिद्धांत अनुक्रिया सिद्धांत, रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी है। उनका अधिगम सिद्धांत रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी कहलाता है, जिसमें कॉग्निशन अथवा समझ बूझ की कोई भूमिका नहीं है। कॉग्निटिव की, यानी हम किसी भी चीज़ को इनसाइट से सॉल्व करते हैं तो समझ बूझ की भूमिका उनके अंदर नहीं होता है, बल्कि उनका रिस्पॉन्स लर्निंग, उन्होंने कहा कि संज्ञान, कॉग्निशन अथवा समझ बूझ की कोई भूमिका नहीं है। हल ने ये भी दावा किया कि उनका जो ये दावा करना था क्या कि अनुकूलन यानी कंडीशनिंग पर आधारित होने के बावजूद उनके सिद्धांत में द्वारा जटिल व्यवहारों की भी व्याख्या हो सकती है। हल का ये भी था, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात का सपोर्ट किया कि अनुकूलन पर आधारित, कंडीशनिंग पर बेस्ड होने के बावजूद उनकी जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी क्या थी, रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी। रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी के द्वारा उनके जटिल व्यवहारों की व्याख्या भी हो सकती है। हल का देहावसान
10 मई 1952 ईस्वी को हुआ और उनके विद्यार्थियों ने उनके सिद्धांत को बढ़ाया। तो उनका 1952 में तो निधन हो गया, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स का नाम मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत आगे बढ़ाया और उन पर उनके जो अनुसंधान चल रहे थे उसको बनाए रखा। उनके डोनाल्ड, किम्बल, मिलर, हॉलैंड, HOVLAND, हॉवलैंड और माउरर ये उनके प्रमुख अनुयायी भी हुए, यानी उनके स्टूडेंट थे लेकिन जस्ट लाइक फॉलोअर, उनकी हर बात को मानते थे और उसमें उनको सच्चाई दिखती थी। हर विचारधारा, हर बात के लिए किसी न किसी एक ग्रुप जो है को समर्थन हर विचारधारा को मिलता है। उसी तरह से हल के ये जो स्टूडेंट थे, डोनाल्ड, हॉलैंड, किम्बल, मिलर एंड माउरर, इन लोगों ने हल के विचारों का बहुत समर्थन किया और उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, उसको बहुत आगे बढ़ाया। और हल एक बहुत ही खुले मन के आदमी थे, खुले, और सारी ऐसी चीज़ें जिसका मनोविज्ञान में बहुत ही स्वागत होना चाहिए था, उसका स्वागत भी उन्होंने किया। हल किस प्रकार व्यवहारवादी हैं, उन्हें व्यवहारवादी की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तक तो हमने सारी बातें समझ ली और मुझे लगता है कि स्पष्ट है। थोड़ा सा अगर आप सहायता लेंगी किताब की तो आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, या किताब की सहायता ना लेकर आप सिर्फ इस वीडियो को ही बार बार दोहराएंगी तो आपकी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी हल के संबंध में। तो व्यवहारवादी की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, अब ये प्रश्न, वाई हल इज इन द ग्रुप ऑफ न्यू बिहेवियरिस्ट। तो वॉटसन ने थॉर्नडाइक को नकारा और पावलोव को स्वीकारा, ये बात आप समझिए। वॉटसन वो हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया बिहेवियरिज्म का। और अब देखिए कि आगे हम लोग इस चीज़ को देख लें। हल ने थॉर्नडाइक और पावलोव के बीच ऐसी संधि कराई जिसे वाटसन भी नहीं काट सके। वाटसन ने बिल्कुल ही नकार दिया था, पावलोव को स्वीकार लिया, वो कंडीशनिंग के फेवर में थे, और थॉर्नडाइक एसोसिएशनिस्ट थे। तो थॉर्नडाइक को उन्होंने बिल्कुल संभाल दिया, कि हटा दिया बिल्कुल साइकोलॉजी के फील्ड से। उनका कहना था कि ये मेंटलिस्टिक अप्रोच को मान रहे हैं, इसलिए इनको बिहेवियरिज्म में फ़ायदा, इनको इंक्लूड करना सही नहीं है। लेकिन वहीं पर हल ने पावलोव और थॉर्नडाइक के विचारों को ऐसे संधि करा दी, ऐसा दोस्ती उसमें करा दी और इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि इसको वाटसन भी काट नहीं सके, ठीक है। और व्यवहारवादी लक्षणों को समेटते हुए हल के विचार वाटसनवाद से भी भिन्न है। व्यवहारवादी लक्षणों को उन्होंने समेट लिया, लेकिन वाटसन के विचारों से थोड़ा सा भिन्न चले गए और बहुत ही अस्पष्ट रूप से उन्होंने मनोवादी तत्वों को भी, जिसको लोग मनोवादी तत्व कह रहे थे, उसको भी उन्होंने समेटा, लेकिन बहुत अस्पष्ट रूप से उसका व्यवहारवादी एक्सप्लेनेशन किया, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, ठीक है। इंटरविनिंग वेरिएबल, अब यहाँ पर एक फैक्टर ये भी आता है क्यों हम उनको माने व्यवहारवादी। तो इंटरविनिंग वेरिएबल को मानना ये व्यवहारवाद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और जिसको उन्होंने माना, इसलिए वो व्यवहारवाद के अंदर रखे जाते, बट इन द ग्रुप ऑफ न्यू बिहेवियरिस्ट। उसके बाद अप्रेक्षणीय घटनाओं, अनऑब्जर्वेबल इवेंट्स की कल्पना करना और उनके संबंध में अभिधारणाओं के निर्माण करना, पोस्टुलेट्स को बनाना इत्यादि वाटसनवाद के प्रतिकूल विचार है, बिल्कुल उल्टा है। लेकिन हल का ये विश्वास था
के समय विशेष में प्राणी के लोकतंत्र, प्राणी के तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे नर्व इम्पल्स रहते हैं जो आपस में परस्पर प्रतिक्रिया, नर्व इम्पल्स बिल्कुल न्यूरोलॉजी पर ले जाके उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नर्व इम्पल्स रहते हैं जो आपस में परस्पर इंटरैक्शन द्वारा अपूर्व तंत्रिका तंत्र यूनिक नर्व इम्पल्स उत्पन्न करते हैं, स्पष्टतः गेस्टाल्टवाद से मेल खाता है। यानी उन्होंने गेस्टाल्टवादियों को भी माना, उन्होंने व्यवहारवाद के भी बहुत सारे पोस्टुलेट्स को अपनाया, उन्होंने एसोसिएशनिज्म को भी माना और उन्होंने कंडीशनिंग को भी अपने व्यवहारवाद में समेट लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही लिबरलिज्म की तरफ ले जा रही थी। व्यवहारवाद पर जितने, अब देखिए अंतिम हम आपको बस 2-3 मिनट में आपको ये इसको फिनिश करेंगे। व्यवहारवाद पर जितने सामान्य आरोप हैं वे हल पर भी लगाए गए, जितने भी सामान्य हैं उनके अतिरिक्त हल पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, लेकिन ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन एंड उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन किया वो बहुत ही क्लियर कट था। तो व्यवहारवाद पर जितने सामान्य आरोप लगे वो हल पर भी लगाए गए, उनके अतिरिक्त हल पर कुछ अलग से भी आरोप लगाए गए। आलोचकों का विचार, यहाँ पर हम इवोल्यूशन उनका क्रिटिसिज्म, आलोचना जो उनकी हुई उसके संबंध में बात कर रहे हैं इस पार्ट ऑफ द वीडियो में, कि व्यवहारवाद पर जितने सामान्य आरोप लगे, बिहेवियरिज्म पर जो भी एलिगेशंस लगे वो हल पर भी लगाए गए और अतिरिक्त भी कुछ ऐसे आरोप लगाए गए। आलोचक का विचार है कि हल ने एकाध प्रयोग करके भी सभी व्यवहारों के लिए सामान्य नियम बनाने का साहस कर दिया, एकाध एक्सपेरिमेंट किया और सभी प्रकार के जनरल लॉ बना डाले जो विज्ञान के लिए उचित नहीं है। ये हल पर एक बड़ा आरोप लगा। मूल्यांकन में ये सारी चीज़ें देनी ही है, लेकिन हल एक एस्टैब्लिश्ड न्यूरो बिहेवियरिस्ट थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो हल ने सभी विषयों का मात्रात्मक वर्णन देने की चेष्टा की, जिससे वैज्ञानिकता तो बढ़ी, उन नियमों की एप्लीकेबिलिटी भी का विस्तार घट गया। वो सारी चीज़ों का न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन या आपको उन्होंने मात्रात्मक क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन उन्होंने देने का प्रयास किया, मात्रात्मक व्याख्या उन्होंने की और लेकिन इससे जो है उसकी विस्तार उसका घट गया, प्रयोजनीयता का, यानी प्रयोजनीयता की हिंदी एप्लीकेबिलिटी घट गई जिससे। और विद्वानों का विचार है कि हल ने अपने विचारों की प्रस्तुति में गणित का पर अनावश्यक बल दिया। तो ये कई चीज़ें हैं कि उनके ऊपर विचार लगा, जिसको मैं अंत में पॉइंट्स में बांट के आपको बताऊंगी। इन आलोचकों के बावजूद आधुनिक मनोविज्ञान पर हल के व्यापक प्रभाव देखे जा सकते हैं। मूल्यांकन हर विचार का होता है और क्रिटिक्स जो हैं कहीं ना कहीं से उनके विचारों का में कुछ खराबियां, कुछ उसमें डिमेरिट्स निकाल लेते हैं, लेकिन हल एक बहुत ही व्यापक प्रभाव छोड़ गए मनोविज्ञान पर। 1952 में उनका अंत हो गया, मगर एक बड़े स्टूडेंट ग्रुप को बना के उन्होंने तैयार कर दिया था, जिसका नाम मॉरर और ये सारे उसमें आते हैं, मॉरर, मिलर, किम्बल, ये सारे लोग आते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान आगे भी रहा। उनके विचारों ने बड़े पैमाने पर अनुसंधानों को जन्म दिया। ये और बात है कि उन्होंने बहुत कम प्रयोग किए जिस पर आरोप भी लगा उन पर, लेकिन उनके बहुत बड़े अनुसंधानों को जन्म उनके विचारों ने दिए। ये माना नहीं जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्किनर के विचारों से हल की लोकप्रियता अवश्य घटने लगी। हल निश्चय ही शुद्ध वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बिहेवियरिस्टिक
पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे और इतना समर्थन किया और इसका समर्थन भी इतना समर्थन किया और उसे इतना विस्तार दिया जितना पहले किसी ने नहीं दिया था। वॉटसन ने तो एक आंदोलन द्वारा व्यवहारवाद का ढांचा खड़ा किया था, जबकि व्यवहारवाद की प्रकृष्ट सैद्धांतिक रूप से प्रदान किया और उसे ठोस रीति विधान मेथोडोलॉजी प्रदान किया। किसने? हल ने किया। तो आप इनकी जो आलोचना हुई उसको अंत में मैं एक बार दोहरा देना चाहती हूँ। इन पर आरोप लगाया गया कि एकाध प्रयोग करके इन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया गया, ये यही कर दिया, तो ये प्रयोग माना जाता है। और जितने व्यवहारवाद पर जितने आरोप लगे वो हल पर भी लगे, उन पर कुछ अतिरिक्त भी लगे। तो उन्होंने बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स करके व्यवहारवाद को उन अपने निष्कर्षों को जनरलाइज कर दिया गया। ये एक उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। और हल ने सभी जितने भी विषय थे उनको मात्रात्मक, उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन यानी मात्रात्मक वर्णन, दूसरा जो उन पर आरोप लगा बिहेवियरिस्ट यानी बिहेवियरिज्म पर वॉटसन के व्यवहारवाद पर जो लगा, वो उसके अलावे इन पर जो अलग से लगा वो ये कि हर विषय का मात्रात्मक ये करना, मात्रात्मक वर्णन करना यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देने की चेष्टा की, जिससे जो फर्क पड़ा वो ये कि एप्लीकेबिलिटी जो है वो घट गई। और उसके बाद नियमों ने प्रस्तुत करने के लिए और उन पर एक आरोप ये भी लगा कि हल ने अपने सभी विचार में और अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रयास किया कि गणित का प्रयोग किया जाना चाहिए। गणित के बहुत ही बड़े फेवर बहुत करते थे, इसलिए उन पर ये भी विचार बड़े पैमाने पर अनुसंधानों को, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका प्रभाव जो है वो मनोविज्ञान पे बहुत ज़्यादा है। तो बाय स्टूडेंट्स, सी अगेन इन न्यू वीडियो।